क्यों रेड कलर को देखकर बुल अक्सर गुस्सा हो जाता है? क्यों प्लेन में ट्रेवल कर रहे हर पैसेंजर को पैराशूट नहीं दिए जाते? एक ऐसा प्लेन हादसा जिसमें सारे पैसेंजर्स मर सकते थे अगर उन्होंने ये एक काम ना किया होता तो। एक यूज की हुई कार के प्राइस से भी ज्यादा है इस पिज्जा का प्राइस। और ये क्या, एक बालू आर्मी सोल्जर कैसे बन गया और ये आर्मी में करता क्या था? ऐसे ही और बहुत सारे फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों बने रहना एंड तक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 15, 1816 एक ऐसा साल जिसे इतिहास में द ईयर विदाउट अ समर कहा जाता है, जिसमें गर्मियों में भी ठंड होने लगी, बर्फबारी तक हो गई, यूरोप में लगातार बारिश होने लगी। और इन सब का कारण एक ही था, इंडोनेशिया का माउंट टेम्बोरा वोल्केनो, जिसका इरप्शन इतना खतरनाक था कि जो भी इसके पास गांव थे सब तहस नहस हो गए। इसकी एशेस और टिनी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर की लेयर से स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गए, जिसके बाद असली तबाही देखने को मिली। एशेस और जहरीली गैसेस ने एटमॉस्फेयर में फैलकर पूरी सनलाइट को ब्लॉक कर दिया, जिसके चलते टेम्परेचर गिरने लगा, सारी फसलें खराब हो गई, खाने की बारी कमी हो गई और फर्टिलाइजर्स के प्राइस तो आसमान छू गए। और एक खौफनाक मंजर देखने को मिला जिसका इनडायरेक्ट लिंक बाईसाइकिल की इन्वेंशन से भी माना जाता है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि इसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ट्रांसपोर्टेशन में आ रही थी, जो पहले हॉर्स से किया जाता था, जिसमें दिक्कत ये हो गई क्योंकि हॉर्स जब थकेंगे तो वो ज्यादा खाना खाएंगे और खाने की तो पहले से ही कमी थी, जिसका सोल्यूशन 1817 में कार्ल ड्रेस ने डिफरेंट लेवल पर निकालने का सोचा। उसने एक 2 व्हीलर मशीन इन्वेंट की जिसका नेम था ड्रेसिन। इसके पैडल्स नहीं थे, ये सिर्फ पैरों से चलती थी। लेकिन तब एक अच्छी चीज दुनिया को मिल गई थी जिसका अपडेटेड वर्जन हम सब यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों गोल्फ बॉल में ये डिम्पल्स देखने में सिर्फ डिजाइन का एक हिस्सा लगते हैं, लेकिन असल में यही छोटे छोटे डिम्पल्स गोल्फ बॉल को ज्यादा दूरी तक ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अगर गोल्फ बॉल बिल्कुल स्मूथ होती तो ये इतनी दूर तक ट्रेवल ना कर पाती। इसका कारण है, जब एक स्मूथ बॉल हवा में उड़ती है तो हवा उसकी सतह के चारों ओर ट्रेवल करती है, लेकिन पीछे पहुंचते पहुंचते हवा बॉल से अलग हो जाती है। इससे बॉल के पीछे लो प्रेशर का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है जिसे वेग कहते हैं। यही वेग बॉल को पीछे की ओर खींचता है और इस खिंचाव को एरोडायनेमिक ड्रैग कहते हैं। मतलब जितना ज्यादा ड्रैग उतनी कम दूरी। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये डिम्पल्स। ये छोटे छोटे डिम्पल्स हवा में हल्की सी टर्बुलेंस पैदा करते हैं। ये टर्बुलेंस हवा को बॉल की सतह से ज्यादा देर तक चिपकाए रखती है, जिससे बॉल के पीछे बनने वाला वेग छोटा हो जाता है और ड्रैग भी काफी कम हो जाता है, जिसका रिजल्ट होता है बॉल अपनी स्पीड लंबे समय तक बनाए रखती है और बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल करती है। यही वजह है कि डिम्पल्ड गोल्फ बॉल बिना डिम्पल्स वाली बॉल के कंपैरिजन में अप्रॉक्स 2 गुना ज्यादा दूर जा सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टार्टिंग टाइम में गोल्फ बॉल बिल्कुल प्लेन होती थी, लेकिन खिलाड़ियों ने देखा कि पुरानी और खरोच वाली बॉल नई बॉल से अधिक दूर जाती है, जिसके बाद साइंटिस्ट ने पता लगाया कि खरोंचे वही काम कर रही हैं जो आज डिम्पल्स करते हैं। और इसके बाद गोल्फ बॉल पर इंटेंशनली ये डिम्पल्स बनाए जाने लगे। तो अगली बार जब आप गोल्फ बॉल देखें तो याद रखिए, ये छोटे छोटे डिम्पल्स कोई डिजाइन नहीं है, बल्कि साइंस और एरोडायनेमिक्स का कमाल है, जो इस छोटी सी बॉल को इतनी दूर तक उड़ने में हेल्प करते हैं। फैक्ट नंबर 13, 2011 में चिली वर्सेस इक्वाडोर वर्ल्ड कप के टाइम चिली के इस डिफेंडर ने एक ऐसा कारनामा कर दिया था जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा गया। मैच खत्म होने में सिर्फ 14 मिनट बाकी थे। चिली 1-0 से पीछे था और अपने ही हाफ में थ्रो इन का बचाव कर रहा था। चिली की हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की बजाय चिली के खिलाड़ी ब्रायन क्रास्को ने अपने हाथ का इस्तेमाल करने का फैसला लिया, या सटीक रूप से कहें तो अपने ओपोनेंट प्लेयर के हाथ का यूज किया। जैसे ही थ्रो इन लिया जाने वाला था, क्रास्को ने अचानक इक्वाडोर के प्लेयर एंडरसन मोंटानो का हाथ पकड़ा और उसे अपने ही चेहरे पर जानबूझकर मार दिया, जिसके बाद उनका एक्टर बाहर आया। वो जमीन पर लेटकर लौटने लगे। रेफरी ने तो इस फेक फाउल को सच मान लिया था, जिसके साथ चिली को एक फ्री किक मिल गई। किसी तरह क्रास्को की ये चीटिंग काम कर गई, लेकिन उनकी किस्मत बहुत बुरी थी। उनकी पूरी चीटिंग कैमरे में कैद हो गई थी, जिसको टीवी पर बार बार दिखाया जा रहा था, जिसके बाद लोग और कमेंटेटर उस पर खुलकर हंस रहे थे। और आखिरकार क्रास्को की पूरी चीटिंग बेकार गई और फ्री किक भी कैंसिल कर दी गई और विनर इक्वाडोर रहा। देखो, लोग खुले में इतने बड़े लेवल पर भी चीटिंग करने की सोचते हैं, पता नहीं क्या सोचकर। फैक्ट नंबर 12,
ये कितना बढ़िया आइडिया है कि प्लेन में बैठे हर बंदे को एक एक पैराशूट दिया जाना चाहिए। जब भी कोई इमरजेंसी बने तो हर बंदा जंप करके अपनी जान बचा ले, है ना दोस्तों। लेकिन ये सुनने में काफी आसान लगता है, लेकिन ये बहुत रिस्की काम है और यही कारण है कि एयरप्लेन में किसी को भी पैराशूट नहीं दिया जाता। देखो, क्योंकि प्लेन 35,000 फीट की हाइट पर उड़ रहा होता है, जहाँ पर हवा बहुत ठंडी होती है और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और आदमी वैसे ही बेहोश हो जाएगा। सेकंड, पैसेंजर्स को पैराशूट हैंडल करने की भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो कि एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। और थर्ड, इतने पैराशूट का वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे फ्लाइट का खर्चा ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इतने प्रेशर में एयरक्राफ्ट का डोर खोलना भी कोई आसान चीज नहीं होगी, जिसका साफ मतलब है कि इमरजेंसी में भी प्लेन के अंदर रहना ज्यादा सेफ है प्लेन से बाहर जाने के, इसीलिए किसी को पैराशूट नहीं दिया जाता। फैक्ट नंबर 11, अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 हीलो से होनोलुलु जा रही थी। लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक बोइंग 737 का अप्रॉक्स 18 फीट लंबा हिस्सा टूटकर उड़ गया। एक खतरनाक एक्सप्लोजिव डीकम्प्रेशन की वजह से फ्लाइट अटेंडेंट क्लारा बेले प्लेन से बाहर उड़ गई और आगे बैठे पैसेंजर्स के ऊपर भी अब कोई रूफ नहीं थी, सिर्फ खुला आसमान दिखने लगा। कॉकपिट में इतनी तेज हवा आने लगी कि पायलट्स एक दूसरे की आवाज ठीक से भी नहीं सुन पा रहे थे। कई पैसेंजर्स को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन इस प्लेन के हीरो कैप्टन रॉबर्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने अप्रॉक्स 13 मिनट तक इस बुरी तरह अनकंट्रोलेबल एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया और आखिरकार मायू के कहलुई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी और पैसेंजर्स की जान बचाई। और इंस्पेक्शन के बाद पता चला कि इस हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति की जान गई है, जिनका नाम था क्लारा बेले, जबकि बाकी 94 लोग जिंदा थे, क्योंकि उन सब ने अपनी सीट बेल्ट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वो उड़े नहीं। फैक्ट नंबर 10, साल 1986 जब फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल चल रहा था और आमने सामने थी अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीम। इसमें मैच का पहला हाफ बिना किसी गोल के खत्म हुआ और दोनों टीम बराबरी पर थी। जब मैच का सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ तो अर्जेंटीना के कैप्टन डियागो माराडोना ने 3 इंग्लिश प्लेयर को बीट करते हुए बॉल को पेनल्टी बॉक्स तक ले गए। तभी बॉल हवा में उड़ी और माराडोना ने अपने हेड यूज करने की जगह अपने लेफ्ट हैंड से बॉल को हल्का सा टच किया, जिसके साथ ही बॉल गोल पोल में चली गई। ये सब कैमरे में कैप्चर तो हुआ, लेकिन रेफरी तब अच्छी तरह से देख नहीं पाए और ना ही बहुत लोगों ने ऐसा कुछ नोटिस किया। सबको लगा कि माराडोना ने अपना हेड यूज किया है और रेफरी ने इस गोल को वैलिड मान लिया और अर्जेंटीना को 1 पॉइंट मिल गया। कई इंग्लैंड प्लेयर्स ने इसे नोटिस किया, उन्होंने अपनी बाज उठाई, लेकिन रेफरी उनकी बात काटते हुए मैच को आगे बढ़ा दिया और सिर्फ कुछ ही मिनटों बाद माराडोना ने एक और गोल मार दिया, जो कि बिल्कुल वैलिड था और अर्जेंटीना ने मैच को 2-1 से जीत लिया और 1986 का फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। तो मैच के बाद जब पत्रकारों ने पहले गोल के बारे में पूछा तो माराडोना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये गोल थोड़ा मेरे सिर से और थोड़ा भगवान के हाथ से हुआ है। बस यहीं से ये इंसिडेंट हमेशा के लिए हैंड ऑफ गॉड के नाम से फेमस हो गया। यहाँ अर्जेंटीना के लिए ये एक खुशी का दिन था, वहीं इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के लिए ये सबसे बुरा दिन रहा होगा। फैक्ट नंबर 9, बहुत लोगों को ऐसा लगता है पेन कैप के ऊपर बने इस होल का पेन किंग से कोई कनेक्शन होता है, इसीलिए ये होल किया जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। ये होल कंपनी इसलिए बनाती हैं कि अगर गलती से कोई बच्चा या फिर आदमी इस कैप को निगल जाए तो ये थ्रोट में अटक सकता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और जान तक भी जा सकती है। जबकि इस होल के होने पर इनफ एयर फ्लो होता रहेगा और आदमी सांस लेता रहेगा, जिससे आदमी या बच्चा सेफ रहेगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि टेक अवे ड्रिंक का लिड सिर्फ ड्रिंक गिरने से बचाने के लिए नहीं होता, असल में इसे कोस्टर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो, इस लिड को उल्टा करके कप का बेस इसके अंदर ऐसे फिट कर दें जिससे इसमें रखे हुए लिक्विड की बूंदें नीचे नहीं गिरेंगी और आपकी टेबल एकदम साफ रहेगी और स्टिकी मार्क्स भी नहीं बनेंगे। फैक्ट नंबर 7, जब भी आप फ्लाइट रडार वेबसाइट पर जाओगे तो आपको लाइव दिखेगा कि पूरी दुनिया में प्लेन ही प्लेन उड़ रहे हैं, लेकिन साउथ अटलांटिक ओशन एक ऐसा ओशन है जिसके ऊपर लगभग आपको कोई प्लेन उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन क्यों? क्या यहाँ रेडिएशंस का खतरा बहुत ज्यादा है या फिर कोई मिस्टीरियस पावर है जिसके चलते यहाँ से प्लेन नहीं उड़ाए जाते? तो देखो, इसका असली रीजन क्या है। साउथ अटलांटिक के ऊपर कम फ्लाइट्स होने की वजह कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिसमें से पहला है वेरी लेस पैसेंजर्स। दोस्तों, साउथ
साउथ अमेरिका से साउथ अफ्रीका के बीच यात्रा करने वाले लोगों की संख्या नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की तुलना में बहुत ही कम है, जिसके कारण एयरलाइंस वहां बहुत ज्यादा फ्लाइट्स नहीं चलाती, क्योंकि कंपनीज प्रॉफिटेबल होने के लिए फ्लाइट्स चलाती हैं। अगर पैसेंजर ही नहीं होंगे तो उनका आने जाने का कॉस्ट ही इतना हो जाएगा जिससे उन्हें कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। लेकिन अगर इन फ्यूचर पैसेंजर्स की संख्या बढ़ गई तो इसके ऊपर से भी प्लेन चल जाएंगे और बिना रिस्क के चलेंगे। फैक्ट नंबर 6, जब भी लोग ब्लैक बॉक्स का नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है ये काले रंग का मिस्टीरियस बॉक्स होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ब्लैक बॉक्स असल में ब्लैक नहीं होता बल्कि ब्राइट ऑरेंज होता है, ताकि प्लेन क्रैश के बाद इसे आसानी से ढूंढा जा सके। हर कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए ब्लैक बॉक्स को 2 कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, जिसमें से पहला होता है FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इसका काम होता है हर सेकंड प्लेन की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना, जैसे कि एल्टीट्यूड, एयर स्पीड, इंजन परफॉर्मेंस और पायलट्स ने कौन कौन से कंट्रोल्स इस्तेमाल किए। दूसरा होता है CBR, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये पायलट्स की बातचीत, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से होने वाली कम्युनिकेशन और कॉकपिट के अंदर की आवाजें जैसे वार्निंग अलार्म्स और इंजन साउंड्स रिकॉर्ड करता है, जो कि प्लेन क्रैश होने के बाद काम आता है। ब्लैक बॉक्स को इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये तेज इंपैक्ट, डेंजर फायर, बहुत ज्यादा प्रेशर और यहाँ तक के समुद्र की गहराइयों में भी सुरक्षित रहता है। अगर प्लेन पानी में गिर जाए तो इसका अंडर वाटर लोकेटर बीकन सिग्नल भेजता रहता है, जिससे रेस्क्यू टीम इसे ढूंढ सके। और जब ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो एक्सपर्ट्स उसके डाटा को एनालाइज करते हैं, जिससे पता चलता है कि क्रैश से पहले प्लेन में क्या हुआ था, पायलट्स ने क्या डिसीजंस लिए थे और क्रैश की असली वजह क्या थी। और यही इंफॉर्मेशन फ्यूचर में एयरक्राफ्ट डिजाइन, पायलट ट्रेनिंग और एविएशन सेफ्टी को बेहतर बनाने में मदद करती है। फैक्ट नंबर 5, एक यूज की हुई कार के प्राइस से भी ज्यादा है इस पिज्जा का प्राइस, जिसे सुनकर आप भी सरप्राइज हो जाओगे कि इतना महंगा पिज्जा खरीदेगा ही कौन। देखो, ये है स्पेशल पिज्जा जो मैनहट्टन के इंडस्ट्री किचन नाम के रेस्टोरेंट में बनाया जाता है, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज किया गया है। और इसका टोटल कॉस्ट है $2,700 USD, जिसे इंडियन रुपीज में देखें तो अप्रॉक्स $2,56,500, जिसकी शुरुआत होती है स्क्विड इंक डव से, जिसे पूरे 2 दिन तक तैयार किया जाता है। फिर इसके ऊपर डाला जाता है व्हाइट स्टिल्टन चीज जो स्पेशल यूके से आता है। फिर फॉय ग्रेस और महंगे फ्रेंच ट्रबल जैसी चीजें भी इसमें ऐड की जाती हैं। लेकिन इसकी असली लग्जरी यहीं खत्म नहीं होती। इस पर सजाया जाता है ऑस्टेरा कैबियर और आल्म्स कैबियर, जिसका प्राइस अराउंड $25,000 पर केजी है। और आखिर में पूरी पिज्जा को 24 कैरेट एडिबल गोल्ड लीफ से कवर किया जाता है। यानी ये सिर्फ एक पिज्जा नहीं है बल्कि एक लग्जरी डाइनिंग एक्सपीरियंस है। और हैरानी की बात यह है कि इसका प्राइस इतना होने के बावजूद भी लोग इसे खरीदते हैं। वेल्दी टूरिस्ट, सेलिब्रिटीज, एंटरप्रेन्योर्स और कंटेंट क्रिएटर इस पिज्जा को टेस्ट के लिए नहीं खरीदते बल्कि लग्जरी एक्सपीरियंस और सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए ऑर्डर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास इतने ज्यादा पैसे होते तो क्या आप इतना महंगा पिज्जा ऑर्डर करते? कमेंट जरूर करना। फैक्ट नंबर 4, सोचो अगर आप किसी फार्मेसी में जाते हो, वहाँ हेडेक या फटीग की मेडिसिन मांगते हो और वो आपको आगे से कोका कोला कोल्ड ड्रिंक दे दे, क्या होगा? चौंक जाओगे ना। लेकिन 1886 में कुछ ऐसा ही होता था। आज हम जिस कोका कोला को सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, इसकी शुरुआत एक हेल्थ टॉनिक के रूप में हुई थी, जिसे बनाया था डॉक्टर जॉन पेम्बरटन ने। उनका मानना था कि ये चीज हेडेक, फटीग और डाइजेशन में हेल्प कर सकती है। और अब आती है सबसे शॉकिंग बात। ओरिजिनली कोका कोला में कोका कोला लीफ एक्सट्रैक्ट था और इसके शुरुआती वर्जन में टिनी अमाउंट्स ऑफ कोकेन भी होता था। उस वक्त लोगों को इसके हार्मफुल इफेक्ट्स का पूरा पता नहीं था, इसीलिए कई मेडिसिन्स में ऐसे इंग्रेडिएंट यूज किए जाते थे। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, अर्ली 1900 में कोका कोला से कोकेन को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया, लेकिन तब कोका कोला का यूनिक टेस्ट दुनिया भर में फेमस हो गया था। फैक्ट नंबर 3, वर्ल्ड वार 2 जैसे खतरनाक युद्ध में ये एक बालू सिर्फ मैस्कोट नहीं था बल्कि आर्मी का एक ऑफिशियल सोल्जर बन गया था, जिसका नाम था वोजटेक। 1942 में पॉलिश आर्मी के सोल्जर्स जब ईरान से गुजर रहे थे तो वहाँ उन्हें एक छोटा सा सीरियन ब्राउन बियर का एक कप मिला, जिसकी माँ को शिकारियों ने मार दिया था। तो सोल्जर्स ने उस कप को एक स्विस आर्मी नाइफ, कैंड फूड और चॉकलेट देकर अपना बना लिया और उसका नाम रखा वोजटेक, जिसका मतलब होता है जॉयफुल वॉरियर। अब वोजटेक धीरे धीरे सोल्जर्स के साथ ही बड़ा हुआ। वो उनके साथ रेसलिंग करता और ठंडे
संडे शावर लेना पसंद करता था और हैरानी की बात ये थी उस बालू को बियर बहुत पसंद थी। 1944 में जब उनकी यूनिट को इटली भेजा गया तो मिलिट्री रूल्स के हिसाब से पेट्स को साथ ले जाना मना था, लेकिन सोल्जर्स ने बोयटेक को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने बोयटेक को ऑफिशियली पॉलिश आर्मी में रिक्रूट करवा दिया। उसे एक सीरियल नंबर मिला और प्राइवेट रैंक भी दी गई। और सबसे फेमस बात तब हुई जब बैटल ऑफ मोंटे कैसीनो के टाइम सोल्जर्स ने देखा कि बोयटेक उनकी तरह ही भारी आर्टरी शेल्स और एम्यूनिशन क्रेट्स उठाकर ले जा रहा था। उसकी हिम्मत से प्रभावित होकर पूरी यूनिट ने फैसला लिया और एक बालू अपना ऑफिशियल लोगो बना लिया, जिसमें एक बालू आर्टरी शेल उठाते हुए दिखाया गया है। जिसके बाद बोयटेक को कॉर्पोरल की रैंक भी दी गई और अंत युद्ध के बाद बोयटेक को स्कॉटलैंड भेज दिया गया और वहां से उसे एडिनबर्ग जू में रखा गया, जहां पर पुराने सोल्जर दोस्त उसे मिलने आते रहे और उसे कभी भी नहीं भूल पाए। और 1963 में बोयटेक की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, मैं समझता था कि शायद आदमी गुस्से में क्रोकोडाइल के मुंह में मिट्टी डालता है ताकि वो पानी के अंदर चला जाए, लेकिन ये काम कोई गुस्से में नहीं करता। इसका भी बहुत बढ़िया रीजन है। खैर, वो मिट्टी तो क्रोकोडाइल को पानी के अंदर भेजने के लिए ही डालता है, लेकिन गुस्से में नहीं, क्योंकि क्रोकोडाइल पर अटैक करने का मतलब खुद को खतरे में डालना होता है, क्योंकि वो पलटवार कर सकता है। लेकिन जब उसके मुंह में मिट्टी डाल दी जाती है तो उससे बहुत ऑड फील होता है और खुजली की तरह होने लगता है, जो क्रोकोडाइल के लिए सहन करना बहुत हार्ड होता है। और इस खुजली को खत्म करने के लिए उसे अपने मुंह के अंदर गई मिट्टी को साफ करना पड़ता है, जिसके कारण वो जल्दी से पानी में चला जाता है और मिट्टी को अपने मुंह से साफ कर देता है। और इस टेक्निक से आदमी को भी ज्यादा खतरा नहीं होता, वो इस काम को दूर खड़े ही कर सकता है। तो आप क्या सोचते थे इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 1, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि बुल रेड कलर के कपड़े को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे देखते सार ही हमला कर देता है, तो रुक जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो फिर हमला क्यों करता है? तो देखो, साइंटिस्ट्स का कहना है बुल को ज्यादा कलर पहचान में ही नहीं आते जैसे कि इंसान पहचान लेते हैं, और शायद उन्हें तो रेड ग्रीन में अंतर भी ना पता हो, फिर भी हमला क्यों? इसका सटीक जवाब है मूवमेंट। बुल उस पर हमला करता है जो चीज मूवमेंट कर रही होती है। जब बंदा उस रेड कपड़े को लहराता है तब बुल को गुस्सा आता है और हमला कर देता है। जब कोई भी चीज उसके सामने मूवमेंट करेगी, फिर चाहे वो कपड़ा रेड हो या व्हाइट और खुद इंसान ही क्यों ना हो, वो उस पर हमला कर देता है। और रेड कलर का कपड़ा खेलों में अक्सर दिखाया जाता है। ये सदियों पुराना ट्रेडिशन है। लाल रंग पर खून के दाग कम दिखाई देते हैं, इसलिए बुल फाइट के दौरान वह ज्यादा साफ दिखता है और ज्यादा चमकता है, जिससे ऑडियंस को भी साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये फैक्ट वीडियोस? कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।